हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जय राजपूत और केमिस्ट्री फैकल्टी। ठीक है, तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट ना केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आए ना, दैट इज द एम्पेरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो, एवरी ईयर जेईई और नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि ड्राइव द एम्पेरिकल फार्मूला, और फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, या फिर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये बेसिक डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप हेडिंग दो ना, आप हेडिंग दीजिए व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, या फिर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नाम जैसी चीज जो होती है वो क्या होती है, ये क्या होता है सर ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिफाइन कर सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ atoms in a molecule और फॉर्मूला। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब होता है कि इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, कि सर किसी भी मॉलिक्यूल में एक्चुअल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूं ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला है वो केमिकल फॉर्मूला हम सबको मालूम है, इट इज C6H12O6 ना। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। सर ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब अगर आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बहुत ध्यान से देखते हो तो क्या पता चल रहा है कि सर कार्बन के यहां पर कितने एटम्स हैं, 6। सर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 12। सर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 6। सो बेसिकली जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, या किसी भी फॉर्मूले में एक्चुअल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, फिर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, आप इसको बता दो, व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करता हूं आपसे, सो एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, और एटम्स को एक सिंपल रेशियो में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट्स atoms in simplest ratio। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें कभी भी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता, ये हमें सिंपलेस्ट रेशियो को बताता है। कैसे, अब सर हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सीखा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमने सीखा था ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है एंड 6 ऑक्सीजन है। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूं इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बोलता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलता है इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। एटम को सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो अगर सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 6। अब अगर इस मॉलिक्यूल को मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, ये कार्बन 6 थे तो 1, हाइड्रोजन 12 है तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2, ऑक्सीजन 6 है तो अगेन ऑक्सीजन 1। सो दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब अगर मैं कार्बन को चेक करता हूं तो कार्बन 1 है, और अगर मैं हाइड्रोजन को चेक करता हूं तो हाइड्रोजन 2 है, और अगर मैं ऑक्सीजन को चेक करता हूं तो ऑक्सीजन 1 है। अब सर ये एटम्स है, तो आपको एक बेसिक डिफरेंस पता चला होगा, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसको और अच्छे से ना, इसको और क्रिस्टल क्लियर करते हैं, तो एग्जाम्पल से देखते हैं अपन ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स कलेक्ट किए हुए हैं, बहुत ध्यान से देखो। अच्छा, पहला एग्जाम्पल तो जस्ट अभी अपन ने डिस्कस किया है, बट फिर भी एक बार ध्यान से देखते हैं। अगर मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूं तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है सर, इट इज C6
H12O6. It is C6H12O6. So this is the molecular formula. अच्छा, अब अगर ये molecular formula है तो empirical formula क्या होगा? सर आपने बोला था कि empirical formula का मतलब होता है the simplest whole number ratio, और atoms जो होने चाहिए वो simplest whole number ratio में होने चाहिए. तो यहां मैं देखता हूं कॉमन क्या है, तो कॉमन मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है 6. ठीक है, तो अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आएगा अपने पास दैट इज CH2O. दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. अच्छा, अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो दिस इज बेंजीन ना, इसे अपन बेंजीन बोलते हैं. तो अगर मैं बेंजीन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं तो इट इज C6H6. C6H6. सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं. बट अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करता हूं तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब तो ये था कि सर एटम जो होने चाहिए वो एक सिंपलेस्ट रेशियो में होने चाहिए. अब अगर मुझे यह सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है तो कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, कॉमन तो 6 है, तो 6 से डिवाइड करेंगे. तो अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात की जाए तो बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH. आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा ना. अच्छा, और अच्छे से क्लियर करता हूं. बोले सर अच्छा अब समझ आया ना, आप 6 से डिवाइड करते जा रहे हो ना, ऐसा नहीं कि आप 6 से डिवाइड करोगे. बहुत ध्यान से देखो, अगर वाटर की बात करता हूं तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O. वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2O. अच्छा, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको ये बता रहा है. अब ये ध्यान से चेक करो, क्या इनके बीच में कोई सिंपलेस्ट रेशियो है? क्या मैं इसको एक सिंपलेस्ट, इससे भी ज्यादा सिंपलेस्ट रेशियो में डिवाइड कर सकता हूं, कन्वर्ट कर सकता हूं? तो मुझे तो नहीं लग सकता कि H2O को आप फर्दर किसी सिंपलेस्ट रेशियो में क्लासिफाई कर सकते हो ना, डिवाइड कर सकते हो. तो वाटर का एम्पिरिकल फॉर्मूला भी H2O ही होगा. क्यों होगा सर H2O? अरे भाई दोनों में सिमिलरिटी नहीं है, कोई तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए ना. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो सेम एज इट इज ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला बराबर हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि हमेशा एम्पिरिकल फॉर्मूला डिफरेंट होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, नहीं. ठीक है. अच्छा, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड. अब अगर मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करूं आपसे तो दिस इज H2NO2. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड. ठीक है. अच्छा, ध्यान से बताओ, क्या हाइड्रोजन परऑक्साइड में आपको कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है? बोले सर दिखाई तो दे रहा है. क्या दिखाई दे रहा है? 2. अभी 6 नहीं बोल रहे हैं, 6 नहीं है. कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है? 2. अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा वो एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा HO. तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला इट इज HO. अच्छा, एक और एग्जांपल है ना, इसको आप बताइए करके ना. मीथेन. तो अगर मैं मीथेन की बात करता हूं तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4. मीन्स हमारे पास 1 कार्बन है एंड 4 हाइड्रोजन है. तो मुझे बताओ कि कार्बन और हाइड्रोजन में कोई सिंपल कॉमन फैक्टर दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है ना. इट मीन्स कि मीथेन का एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों ही कैसा हो जाएगा? सर ये तो दोनों ही सेम हो जाएगा. आई होप आपको ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि कैसे गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एम्पेरिकल फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आगे देखते हैं इनके बीच में और भी क्या रिलेशन है. तो ध्यान से देखो ना, बहुत ध्यान से देखना. एन, दिस इज कॉल्ड द एन फैक्टर. ये एन फैक्टर है. अब ये एन फैक्टर हमें फाइंड करना पड़ेगा, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है केमिस्ट्री में. ठीक है. और एन फैक्टर की जो वैल्यू हो सकती है इट इज़ अ नेचुरल नंबर. ठीक है. इट इज़ अ नेचुरल काउंटिंग नंबर 1 2 3 4. ये हमेशा ऑलवेज नेचुरल नंबर आएगा ना. आप एन को कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ना, जो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है MF, तो आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास फाइंड करोगे एंड डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ना. एम्पिरिकल फॉर्मूला जो हमारे पास था हम उसकी हेल्प से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास को फाइंड करेंगे. तो द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास गिव्स एन फैक्टर. अब मान लो कि मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है और मुझे कन्वर्ट करना है उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में. ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए नीट में ना, जेई में भी, इवन मेंस के एग्जाम में भी पूछे गए. तो ध्यान रखना, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. तो हम क्या करेंगे, अगर
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो वी मल्टीप्लाइड विद एन फैक्टर। अब एन फैक्टर कैसे फाइंड करूंगा? एन फैक्टर फाइंड करने के लिए ऊपर रिलेशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड ना, ध्यान से समझो, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है? अ कंपाउंड हैज एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है। हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, इट इज CH2। ओके, एंड इट्स मोलर मास। ओके, अच्छा मोलर मास का मतलब समझ रहे हो ना, मॉलिक्यूलर मास गिवन है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास गिवन है उसका हमें, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। ठीक है, तो जो मोलर मास हमें गिवन है कंपाउंड में, वो मोलर मास गिवन है 28U। दिस इज यूनिफाइड मास 28U। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ हमें इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फाइंड करना है। अच्छा, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है और एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, तो मैंने आपसे बोला था फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द एन फैक्टर। हमें एन फैक्टर कैलकुलेट करना होगा, और एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या सीखा था? एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमने सीखा था मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अच्छा, ध्यान से चेक करो ना, बहुत ज़्यादा ध्यान से चेक करो, क्या आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन है? बिल्कुल गिवन है क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इट इज़ 28U। तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तो मालूम है, इट इज़ 28U अपॉन, सर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास नहीं मालूम। अरे कैसे नहीं मालूम? एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है तो मुझे मालूम है कि जो कार्बन है, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है इट इज़ 12.00U। हाइड्रोजन का जो मास होता है इट इज़ 1.008U। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो दिस विल बिकम 14.00U। हालांकि इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कंसीडर कर लिया है इसको। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्टली 12 and 2 कंसीडर कर सकते हो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो अगर 1 होता है, सॉरी यहाँ 2 करेंगे ना, मल्टीप्लाइड बाई 2 इट इज़ 2, तब जाके होगा ना। तो मुझे मालूम है कि जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है इट इज़ 12 प्लस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, तो टोटल जो मास आएगा वो कितना आ जाएगा? 14 AMU और 14U, तो डिवाइड बाई 14 ना, तो U से U मर गया, N का वैल्यू कितना आ जाएगा? N इक्वल टू 2। अच्छा, N का वैल्यू हमें मिल गया 2। अब अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब ये N क्या है? N फैक्टर था जो हमने कैलकुलेट किया है, 2 है, मल्टीप्लाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो N मुझे मिल गया। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है? CH2। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है हमारे पास CH2, और हमने सीखा है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इट इज़ N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो दिस इज 2 इंटू CH2, C2H4, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मैंने ये कैलकुलेशन आपको करके दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें ना। आप इतना सब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि मोलर मास 28 है और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास यहाँ से कैलकुलेट करूँगा, डिवाइड बाई 14, डायरेक्टली n का वैल्यू 2 आ जाएगा, और n का वैल्यू 2 आने पर आप डायरेक्ट क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे ना, तो कितना आ जाएगा? C2H4। ओके, चलो देखते हैं कितना समझ में आया। इसको एक क्वेश्चन और आता है ना, इस पे 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि इस स्लाइड में ना, इस लेक्चर में मैं सभी तरह के क्वेश्चंस को कवर करूं, साथ ही साथ आपको बेस्ट अप्रोच दूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो ना आप उसको तुरंत विद इन मिनट कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैंने कोशिश करी है एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो देयर आर 5 स्टेप्स, आपको ना 5 स्टेप की ज़रूरत है। अगर आप इन 5 स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप याद रखते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में प्रॉब्लम आएगी। एंड
इन नेक्स्ट स्लाइड्स हम जेई नीट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप देखोगे कि एवरी ईयर एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है और ये क्वेश्चन आपके हाथ में है। आप चाहो तो इस पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, सॉलिड कर सकते हो, अपना सॉलिड एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का कर सकते हो। देखो भाई, स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 होगा राइट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। तो ऑलवेज क्वेश्चन गिवन होगा अ गिवन कंपाउंड एक्स कंटेन 40 ग्राम ऑफ कार्बन, 32 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले काम क्या है आपका? राइट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। आपको ईच एलिमेंट की परसेंटेज को लिख लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.7%, ऑक्सीजन 53.3%। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले आप क्या करो ना, कोशिश करो एक टेबल बनाने का। एक छोटा सा आसान ना, एक छोटा सा रफली टेबल बना लो। उसमें आप कोशिश करो कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3। तो अगर 3 एलिमेंट है तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, हॉरिजॉन्टल रोज। तो वो एलिमेंट के नाम लिख दिया मैंने, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ओके, नेक्स्ट जो स्टेप 1 है वो स्टेप 1 हमसे कह रहा है राइट दी परसेंटेज। कार्बन का परसेंटेज कितना है? 40%। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? 6.7। ऑक्सीजन का परसेंटेज 53.3%। ओके, परसेंटेज हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है? कन्वर्ट परसेंटेज इनटू मास। तो जो भी परसेंटेज है हमें चेंज करना है उसको मास में। सिंपल, जो परसेंटेज है वही मास हो जाएगा भाई। 40, 6.7 एंड 53.3। ओके, मास में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमसे क्या बता रहा है? तो स्टेप 3 बोल रहा है कन्वर्ट द मास इनटू मोल्स। अब जो भी मास है उसे मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मास 40 था, हाइड्रोजन का 6.7 था, ऑक्सीजन का 53.3 था। अब मोल में कन्वर्ट करने के लिए आप उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे। ठीक है, ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है सर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का तो 32 डिवाइड कर देते हैं, हाइड्रोजन है तो 2 से डिवाइड करते हैं। नहीं, यू हैव टू डिवाइड विथ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर मैं अब 40 डिवाइडेड बाई 12 तो ये आएगा अराउंड 3.33। 6.7 डिवाइडेड बाई 1 तो वो तो सेम आने वाला है, 6.7। 6.7। अच्छा, 53.3 डिवाइडेड बाई 16 तो अगेन ये कितना आने वाला है? इट इज 3.33। स्टेप 3 क्लियर है। स्टेप 4 क्या बोल रहा है? डिवाइड बाई द स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू। अब ये देखो कि सबसे स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू कौन सा आया है। तो सबसे स्मॉलेस्ट तो 3.3 है, आप उससे डिवाइड कर दो 3.3 से। 3.3 तो डिवाइड 1 एंड इट गिव्स 2 एंड इट इज 1। नाउ कार्बन के कितने एटम्स आ रहे हैं? 1। हाइड्रोजन के कितने एटम्स आ रहे हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम्स आ रहे हैं? 1। सो आपका जो कंपाउंड है वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? CH2O। CH2O। सो दिस इज द प्रोसीजर ना, एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आपको 4 स्टेप्स हैं ना। 5th स्टेप तो कुछ भी नहीं है, राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। 4 स्टेप हैं और अगर आप इन 4 स्टेप को ना क्लियरली याद रख लेते हो ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम आएगी। अब देखो, अगर जैसे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाता है तो विद द हेल्प ऑफ दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला वी कैन फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। और अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मिल जाता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिवाइड कर सकता हूं एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n फैक्टर। अब n फैक्टर से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा वी गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप इसे नोट कीजिए, ठीक है, कॉपी करो इसको। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ना, मजा आने वाला है इसमें, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कंपाउंड कंटेन 4.0% हाइड्रोजन। तो सबसे पहला काम क्या है आपका? सबसे पहला काम है हाइड्रोजन कितना गिवन है? 4.07। ठीक है, नेक्स्ट 24.27 कार्बन है।
कार्बन कितना है 24.27% एंड 71.65% क्लोरीन। ओके, तो क्लोरीन जो हमें है गिवन है वो 71.65%। तो जब भी हमें परसेंटेज गिवन होगा तो कोशिश करेंगे कि हम परसेंटेज से उसको मास में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये 4.07 और ये हो जाएगा 24.27 और ये हो जाएगा 71.65। मास में कन्वर्ट कर दिया हमने। अच्छा, मास में कन्वर्ट करने के बाद हमें चेंज करना है मोल्स में, मोल में कन्वर्ट करना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1 होता है, डिवाइड बाई 1। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास। तो अब ये मोल में चेंज हो जाएगा, तो मोल में कितना आ जाएगा, इट इज 4.07 और ये कितना आ जाएगा, दिस इज अराउंड 2 और ये कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा समथिंग 2। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है, अच्छा ये आ गया हमारा, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो आ गया ये। तो अगर मैं चाहूं तो 0.7 है, 0.7 को इग्नोर कर सकता हूं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आएगा हमारा, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा वो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, इट इज C2H4 and Cl2। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा, अब क्या गिवन है, सॉरी अभी एम्पिरिकल फॉर्मूला को मैं सिंपलेस्ट रेशियो में तो कन्वर्ट ही नहीं किया, सॉरी। अब ये देखो, यहाँ कॉमन या फिर जो सिंपलेस्ट सबसे छोटा एक जो मोल आ रहा है वो क्या आ रहा है, सर सबसे कम तो 2 ही आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 2। तो अब जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ रहा है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2Cl। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करता हूं, वो कितना हो जाएगा, 12 + 1 + 35.5। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे दिस विल बी अराउंड 49.5। ये आ गया ना, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ रहा है 49.5, यू हो जाएगा ना, इसको मैं यू लिख सकता हूँ, यू। अच्छा, हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है और मोलर मास गिवन है, तो मैं एन फाइंड कर सकता हूँ। एन क्या होता है, सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो कितना हो जाएगा, इट इज 98.96 डिवाइडेड बाई 49.5। तो एन का जो वैल्यू आ जाएगा वो अराउंड 2 आएगा। अब इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला में, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आने वाला है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज C2H4Cl2। So what are its empirical formula and molecular formula mass? ठीक है, सॉरी molecular formulas. So this is the molecular formula and this is empirical formula. आसान है ना, आसान है, आप अगर कैलकुलेशन करोगे बहुत आराम से तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना भाई, और नीट 2024 में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 80% कार्बन बाई मास एंड रिमेनिंग हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन का जो परसेंटेज गिवन है वो परसेंटेज गिवन है 80%। अच्छा, रिमेनिंग हाइड्रोजन कितना बचा, 100% से 80% कार्बन है, तो हाइड्रोजन बचा हमारा 20%। अब जब भी परसेंट गिवन है तो कोशिश करो उसको मास में कन्वर्ट करने की, तो बोले सर मास में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अगर हमने उसको मास में चेंज कर दिया तो अभी हमें चेंज करना है मोल्स में, सो डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास। तो ये अगर डिवाइड करते हैं तो दिस विल बिकम अराउंड 6.66। अगर मैं 12 से 80 को डिवाइड करूंगा तो 6.66 समथिंग। अच्छा, 1 से 20 को करेंगे तो सेम आने वाला है 20, ये मोल्स है। अच्छा, फिर हमने क्या किया था, हमने बोला था कि मोल में जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल है उससे डिवाइड करेंगे, तो उसको डिवाइड करते हैं 6.66 से।
इसको भी डिवाइड करते हैं 6.66 से, तो ये तो हो जाएगा 1 1, और ये होगा आपका 3.0 समथिंग, 3.03 समथिंग। अच्छा, अभी सिंपलेस्ट होल नंबर आ गया, ठीक है। तो कार्बन कितना आ रहा है, कार्बन तो आ रहा है 1, और हाइड्रोजन कितना आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है 3, तो मैं लिख सकता हूं CH3। सो दिस इज द मिथाइलिन, ठीक है, CH3 मिथाइलिन की बात कर रहा हूं हमसे। ये एकदम आसान है, देखो विद इन सेकेंड्स में हो गया ना, जरूरी नहीं है बहुत टाइम लगे, बहुत आसान है कि जो परसेंटेज गिवन है आप क्या करो, परसेंटेज को मास में चेंज करो और मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल्स में कन्वर्ट करना है, और उन मोल्स में जो सबसे छोटा मोल होता है उससे डिवाइड करना है, एंड द स्मॉलेस्ट रेशियो जो आएगा, जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा, वो हमें देगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, एक फिर से क्वेश्चन है, अगर 24 में ही क्वेश्चन आया है, बहुत ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ कंपाउंड एक्स, तो कोई भी कंपाउंड है एक्स है, कंटेन 32% ए, तो ठीक है, ए का जो परसेंटेज गिवन है वो परसेंटेज गिवन है 32% ऑफ ए। ओके, 20% ऑफ बी। अच्छा, जो बी का परसेंटेज गिवन है वो बी का परसेंटेज कितना है, 20%, एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ सी, तो सी कितना हो गया 32 20, तो सी हो जाएगा हमारा 48%। चेक कर लेना एक बार, 48%, ठीक है। नाउ देन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स, हमें एक्स का एम्पिरिकल फॉर्मूला डिवाइड करना है इफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ए बी सी आर गिवन। परसेंटेज है तो परसेंटेज से मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, मास में कन्वर्ट करूंगा, तो मास कितना हो जाएगा, जो परसेंटेज है वही मास हो गया 32 20 48। अच्छा, अब अगर मासेस गिवन है तो मोल्स में कन्वर्ट करूंगा मैं ना, और मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, सिंपल है, एटॉमिक मास से डिवाइड करता हूं, तो ए का एटॉमिक मास कितना गिवन है 64, बहुत ही बढ़िया। बी का एटॉमिक मास कितना है 40, क्या बात है। इसका मतलब ये जो मास इसने दिए ना, बहुत सोच समझ के दिए, एक सिंपल, एक बहुत ही बढ़िया प्यारा सा रेशियो आ रहा होगा, एंड सी का जो एटॉमिक मास है इट इज 32। तो अगर इसको अपन डिवाइड करते हैं तो दिस विल बिकम 1/5, ये भी कितना हो जाएगा 1/5, इसको डिवाइड करते हैं कितना जगह 1.5, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 3/2। अच्छा, अब अगर चाहो तो आप इसको इससे भी लिख लो 0.5 1.5। अब ये मोल्स का रेशियो आ गया। अब इन मोल्स में जो सबसे स्मॉल मोल फ्रैक्शन है या जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल है उससे डिवाइड कर दो, तो 0.5 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना होगा ये 1 1, और कितना हो जाएगा ये 3, ठीक है। ए के कितने एटम्स होंगे 1, बी का कितना एटम होगा 1, सी का कितना एटम होगा 3, तो ABC3, ABC3 कहाँ है, ए ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल ना, बहुत सिंपल। जिस हिसाब से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं और जिस ऑर्डर में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आप कोशिश करो उसी ऑर्डर में चीज़ों को सॉल्व करने की, आप उस ऑर्डर को फॉलो करो, केमिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा आसान। देखो, मेरा मानना है कि अगर आप चीज़ों को ना स्टेप बाय स्टेप करते हो, जो कितनी भी मुश्किल चीज़ हो, ऐसा तो है नहीं कि देखो कोई भी काम एक ही दिन में हो जाएगा, या फिर आपको घर बनाना है तो आपने सोचा चलो मैं कल से घर बनाऊंगा और कल ही बना दूंगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर आप देखोगे कि आप एक सही डायरेक्शन में स्लोली काम करोगे तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद चीज़ें बहुत परफेक्ट और बहुत ऑर्डरली तरीके से बन जाती हैं, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन है अपने पास, बहुत ध्यान से देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है 23 ना, नीट 23 का क्वेश्चन है, देखना भाई। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन। ओके, कार्बन का जो परसेंटेज गिवन है मुझे, वो गिवन है 40%, एंड 6.7% हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है इट इज 6.7, एंड 53.3% ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है इट इज
53.3%। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है 180, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। बहुत आसान है, कैसे सर, जो भी परसेंटेज है उसको मास में चेंज करो, तो मास में हो जाएगा ये 6.7 और ये हो जाएगा 53.3। ये एक्चुअली मैंने कन्वर्ट कर दिया मास में। अब मास से कन्वर्ट करना अपन को मोल्स में, और मोल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोला था एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो अब अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो दिस विल 3.3 समथिंग आएगा मोल्स, 6.7 ये भी अराउंड इतना ही आ जाएगा 3.3 समथिंग। ठीक है, अब इनमें सबसे स्मॉल मोल फ्रैक्शन क्या है, सबसे स्मॉल मोल क्या है सॉरी, तो वही 3.3 डिवाइडेड बाई 3.33, तो क्या हो जाएगा ये 1 2 1, ये आ रहा है। दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। तो अब जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बना, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बना, एम्पिरिकल फॉर्मूला बना C1 H2 एंड O1। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। बहुत ध्यान से देखो, अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला सीखना चाह रहे हो तो विद इन मिनट में आप एम्पिरिकल फॉर्मूला बना दोगे। ठीक है, अब मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास पता करना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मुझे मालूम है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है बट 2 हैं, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16। तो कितना हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज 30 आ रहा है, 30U। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ रहा है 30U। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन था मुझे 180, तो अपन ने n सीखा था, n निकालना। n क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो n इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 30, 0 ने 0 को मार दिया, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 6 18, 6 आ रहा है। अब सर एम्पिरिकल फॉर्मूला में आप क्या करो, 6 का मल्टीप्लीकेशन कर दो एम्पिरिकल फॉर्मूला में, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा C6H12 एंड O6। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, C6H12O6, सी ऑप्शन करेक्ट है ना। बहुत आसान, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर आप वैसे भी करना चाहो ना तो ऐसे देख सकते हो, कॉमन सेंस है ना, अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा। 180 मॉलिक्यूलर मास किसका होता है, ग्लूकोज। क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया था कि अगर सिंपल होल रेशियो आ रहा है ना, अगर आप चाहो तो सबसे सेकंड स्लाइड को देखो, जो सेकंड स्लाइड थी मैंने वहाँ क्या बताया था आपको, सेकंड स्लाइड में बताया था ना, ग्लूकोज और एम्पिरिकल फार्मूला CH2। बट ऐसी गलती कभी नहीं करना कि आपको लगे कि ये एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का हो सकता है या ये एम्पिरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखना, ये केमिस्ट्री में खास बात है ना। आप बोलते ना भरोसा, तो किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए ना, धोखा पल पल पे मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ ना लेक्चर को बहुत ज़्यादा लेंथी ना करके एक 20 to 50 मिनट का लेक्चर जिसमें एक कॉन्सेप्ट को परफेक्टली आपको समझा पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।